नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है व्यंजन को जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी मैं ट्रिक के माध्यम से करवाने वाला हूं और समय में नाम मात्र कह लूँगा। हालांकि थोड़ी अपनी जो बातचीत होगी वो बात अलग है। अगर ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और व्यंजन और स्वर पर बड़ी बड़ी क्लासेस सवा घंटे की भी अपने ही चैनल पर उपलब्ध है। और अगर सिर्फ टेस्ट देना चाहते हो तो भी इस क्लास के बाद जो पूरे वर्ण का जो है वर्ण विचार का पूरे का एक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है ना। लगभग 50 प्रश्न उसमें रहेंगे। पहले के पूछे हुए प्रश्न सभी प्रश्न जो है व्याख्या सहित करवाए जाएंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से वर्ण विचार वाला टॉपिक जो आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार के अंतर्गत इससे पहले वाले की ट्रिक में मैंने सब कुछ बता दिया। अभी मैं सिर्फ व्यंजन का बताऊंगा। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन का जो क्या कहते हैं व्यंजन के जो भेद है, व्यंजन का जो विभाजन है वो किया जाता है उच्चारण स्थान या उत्पत्ति स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान प्रयत्न स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न स्थान या उच्चारण स्थान भी, प्रयत्न कहाँ से किया जाता है या उच्चारण का स्थान क्या है, इस आधार पर इसके जो भेद हैं। सबसे पहले कंठ आता है, याद रख लेना। उसके बाद तालु आएगा, तालु के बाद मुर्दा आएगा, मुर्दा के बाद दांत आएगा, दांत के बाद ओष्ठ आएंगे। ये जो प्रमुख रूप से रहते हैं। सबसे पहले कंठ है, फिर आता है तालव्य, फिर आता है मूर्धन्य, फिर आता है दंत्य, फिर आता है ओष्ठ्य। ये 5 रहती हैं। उसके बाद नासिक्य, उसके बाद दंतोष्ठ्य, उसके बाद अलजीवा। ये 8 जो इसके भेद रहते हैं प्रमुख रूप से। अब कंठ क्या है? जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से है? एक तो पूरा कै वर्ग रहता है। कौन सा? कै वर्ग। एक तो पूरा कै वर्ग रहता है, ठीक है ना, कै वर्ग। और कै ख गै अरबी फारसी, ठीक है ना। और उसके साथ है और प्लस विसर्ग। ये सभी के सभी क्या है? कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं। कै वर्ग, कै ख गै अरबी फारसी के कै ख गै है और विसर्ग, ये सभी क्या कहलाते हैं? कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद तालव्य व्यंजन, चै वर्ग। पूरे चै वर्ग को तालव्य व्यंजन कहा जाता है। चै वर्ग को तालव्य व्यंजन कहा जाता है। पूरे चै वर्ग को तालव्य व्यंजन कहा जाता है। जिनका उच्चारण तालु से होता है, जीभ के अग्रभाग द्वारा तालु को स्पर्श करने से होता है, उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो ये है चै वर्ग तालव्य। इसके अलावा ये और से भी तालव्य में आते हैं। उसके बाद बात करते हो मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में आता है टै वर्ग। जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा मुर्दा को स्पर्श करने से होता है, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। टै वर्ग, रै और शे। दंत्य व्यंजन, जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा दांतों को स्पर्श करने से होता है, उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। तै वर्ग और उसके अलावा लय और से। तै वर्ग, उसके अलावा लय और से। ओष्ठ्य की बात करते हैं तो इसमें पै वर्ग आ जाता है। ओष्ठ्य की बात करते हैं तो इसमें पै वर्ग आ जाता है। सॉरी, ये से यहाँ ये वाला है, सॉरी ये से, ठीक है। ओष्ठ्य व्यंजन, जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, पै फै बै भै मै। और नासिकीय व्यंजन, पंचम वर्ण जो होते हैं वो नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं, पांचों के पांचों। दंतोष्ठ्य व्यंजन वै और फै, ये वै और फै दंतोष्ठ्य व्यंजन। अलजीवा ये है, ये अरबी फारसी वाले वै और फै है। अलजीवा है को अलजीवा कहा जाता है, ठीक है। चै वर्ग को तालु वर्त से भी कहा जाता है। इस चै वर्ग को क्या है? तालु वर्त से भी कहा जाता है। चै वर्ग को तालु वर्त से भी कहा जाता है। और चै वर्ग को क्या कहा जाता है वो दूसरे में देख लेंगे। वैसे चै वर्ग को तालु वर्त से भी कहा जाता है। से जय न लय इनको वर्त से कहा जाता है। से जय न लय इनको वर्त से कहा है। वर्त से का मतलब होता है मसूड़ा। से और न संस्कृत में दंत्य थे, हिंदी में वर्त से हो गए। ये महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। ये क्या है? महत्वपूर्ण है। से और न संस्कृत में दंत्य थे, ये कामता प्रसाद में दिया वर्तस्य हो गए हैं। चलते हैं आगे। हाँ, ये जो चीज़ है ये याद, थोड़ा सा ये नासिक याद रहता है, ऊपर वाली चीज याद नहीं रहती। इसकी मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको कि सबसे पहले क्या है? कंठ्य। कंठ्य 2 नंबर पर क्या है? तालव्य। 3 नंबर पर क्या है? मूर्धन्य। 4 नंबर पर क्या है? दंत्य।
5 नंबर पर क्या है, ओष्ठ्य। इनमें कैसे करोगे, सबसे पहले 1 नंबर पर क्या आएगा, कै वर्ग, ठीक है ना, दै पे च वर्ग, फिर आएगा जो क्रम अपना यहां से है वो इनका क्रम है, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक क्रम माना जाता है। पहले कंठ आते हैं, फिर तालु आते हैं, फिर मुर्दा आता है, फिर दांत आते हैं, फिर होठ आते हैं, उसी तरह से। इसी तरह ये भी क्रम ही चलेगा। मूर्धन्य में टै वर्ग, ठीक है ना, दंत्य में तै वर्ग और ओष्ठ्य में पै वर्ग। ये तो हो गया। अब ये रहा लैव है और श और है की समस्या रहती है। तो इसके अंदर क्या रहेगा अपने, इसमें पहले आप यह लिखो, यह, ठीक है ना, फिर आप लिखो, और सॉरी कै वर्ग में कुछ भी नहीं आएगा, तालव्य में क्या आएगा, यह, फिर लिखो रे और फिर लिखो ले, ठीक है ना। और उसके बाद श और स, ये लीजिए, ये रे ले श और स, ये हो गए पूरे के पूरे। ये रे ले इनको सीधा लिख दी, ये रे ले और फिर श और है इसमें आ ही जाता है ऊपर, ठीक, सॉरी है इसमें आ जाता है कंठ्य व्यंजन के अंदर। तो ये इतनी सी चीज ये रे ले वे, ठीक है, ये रे ले और श को बताने के लिए कि ये कहाँ आएंगे, ये रे ले और श को बताने के लिए कि ये कहाँ आएंगे, ठीक है ना। इस ये मैंने बता दिया आपको। बाकी नश के व्यंजन तो कोई समस्या नहीं, आपको पता ही है। दंतोष्ठ्य व्यंजन व और फ है, दांत और ओष्ठ दोनों से व और फ, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होते हैं। अल जीवा है, ये अलग ही पड़ा है। उसके बाद प्रयत्न स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, प्रयत्न विधि के आधार पर और उच्चारण विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर, उच्चारण विधि के आधार पर। इस पे इसके जो भेद है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन। कौन कौन से, कै से मैं तक के सभी जो है वो स्पर्श व्यंजन आती हैं। बहुत सी किताबों में क्या दिया गया है, कै से मैं तक कुल कितने हो गए, 25 व्यंजन हुए। कितने, 25 व्यंजन हुए। इस पर अपने आगे बात करेंगे एक बार, ठीक है। संघर्षी व्यंजन श और है, ख ज फ, इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, याद रख लेना। इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, इनको उसम व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी च छ ज और झ, च छ ज और झ को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। पंचम व्यंजन ये नश के व्यंजन होते हैं। पार्श्विक व्यंजन ले को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जो है वो जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इसके उच्चारण में हवा जो है जीभ के दोनों पार्श्व से बगल से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। रे को प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि रे में जीभ जो है कंपन करती है, रे के उच्चारण में जीभ कंपन करती है, इसलिए रे को प्रकंपित कहा जाता है। रे को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीभ लुढ़कती सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे जीभ लुढ़क रही हो। उत्क्षिप्त व्यंजन डे और ढे को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जीभ जो है, जीभ का अग्रभाग जो है वो कठोर तालु को स्पर्श करता, दूर तक स्पर्श करता हुआ फिर हवा को छोड़ता है, इसलिए उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसको द्विगुण भी कहते हैं, द्विस्पर्श भी। जीभ इसको 2 बार स्पर्श करती है, कठोर तालु को और फिर आगे मुर्दा को। द्विगुण, द्विस्पर्श और ताड़न जात भी। जीभ इसमें ऐसा लगता है जैसे जीभ को ताड़ा जा रहा है, तो इसलिए इसको ताड़न जात भी कहते हैं। ये इसके नाम है। संघर्षहीन, यह और वह को संघर्षहीन कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इनको इष्ट स्पर्श भी कहा जाता है, इनको संघर्षहीन भी कहा जाता है, इनको सप्रवाह भी कहा जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण है। ये वाली जो पारी है, ये सभी के सभी जो ये वाले जो है, ये सभी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, याद रखें। विशेषकर संघर्षहीन, यह वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन में भी यह वह आते हैं, इष्ट स्पर्श में भी आते हैं, संघर्षहीन में भी आते हैं, सप्रवाह में भी आते हैं, अंतस्थ में भी आते हैं। उसके बाद आता है श्वास वायु के आधार पे। श्वास वायु के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। विश्वास वायु, वायु, श्वास वायु, श्वास इनके उच्चारण में वायु जो है वो कितनी निकलती है। अगर वायु की मात्रा कम निकलती है तो वो अल्प प्राण है। जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा
कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। ठीक है ना, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद आता है स्वर तंत्रियों की स्थिति। स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन कम हुआ है या अधिक हुआ है। अगर कंपन कम हुआ है या हुआ ही नहीं है तो ए घोष, ठीक है ना, और जिनमें कंपन अधिक हुआ है उन्हें स घोष या घोष कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से बता दूं आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, हालांकि मैं दूसरे में बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता दूं। अल्प प्राण पहले क्या है, श्वास वायु के आधार पर कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। दूसरा कौन सा है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। पहला कौन सा है, ए घोष और स घोष। थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूं क्योंकि ट्रिक है ये, ठीक है ना। अब देखो इसको कितनी आसानी से किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप लिखो अल्प प्राण। अब अल्प प्राण ही क्यों लिखे, अल्प प्राण इसलिए लिखना है क्योंकि अल्प प्राण बड़ा है और ए से शुरू होता है। और उसके बाद लिखो आप महाप्राण, ठीक है। फिर आप नीचे लिखो ए घोष और फिर आप लिखो स घोष या घोष। लिख लिया, आपको लिखना ऐसे ही है, ठीक है। अब ट्रिक देखो, अल्प प्राण और ए घोष ये इधर ही लिखनी है, अल्प प्राण और इसके नीचे ए घोष लिखना है। अल्प प्राण के बाद महाप्राण, ए घोष के बाद स घोष। ये ऐसे शुरू होते हैं, जो ऐसे शुरू होते हैं उनमें 1 2 या 1 3 5 आता है, ठीक है ना। अब अपने पास दो श्रेणियां बचती है, एक तो बचती है 1 2 वाली और दूसरी है 1 3 5 वाली। हमें पता है 1 2 वाली और 1 3 5 वाली मतलब एक ऐसा है जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है, एक ऐसा है जिसमें प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा आता है। ये तो हमें पता है, लेकिन इनको लिखना कैसे में है ये तो याद रह जाता है क्योंकि एक में पहला दूसरा है और एक में पहला तीसरा पांचवा है, लेकिन इनको लिखना कैसे है, अल्प प्राण में रहेगा कि महाप्राण में रहेगा, इतना तो आप याद कर लेते हो। अब अल्प प्राण में रहेगा कि महाप्राण में रहेगा ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो अल्प प्राण बड़ा है और ए घोष छोटा है, तो बड़े वाले में बड़े ज्यादा अक्षर आएंगे, 1 3 और 5, पहला तीसरा पांचवा। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, और एक पहला तीसरा पांचवा कैसे लेके मैं तक आने के बाद पीछे क्या बचता है, ये रे ले और वे बराबर हो गए 19, ठीक है ना, बराबर हुए 19। क्योंकि पहला मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, कै चे टे ते और पे 5 हो गए ना, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 4 19। ए घोष, अब ए घोष में क्या बचा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अब ये रह ले यहां आ गया तो यहां रहेगा श और से। अब आप कहोगे कि सर वो नहीं आया, है नहीं आया, है कहां जाएगा, तो है आपको बता दूं आगे रहेगा सभी में, ठीक है ना, इसमें भी आगे रहेगा, इसमें भी आगे रहेगा। अब पीछे क्या बचे, पहला तीसरा पांचवा आ गया तो इधर क्या रहेगा, दूसरा और चौथा, और ये रह लेवा आ गया तो पीछे क्या बचेगा, श से और है, और इधर क्या आ गया, पहला दूसरा और श और से हो गया, तो इधर क्या रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा और ये रे ले वे और है।
ये हलंत है, हल चिन्ह है, हलंत का नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब ये 19 हो गए, ये 10 और 3 13 हुए, ये क्या हुए 10 और 4 14, ये हुए 15 और 5 20। अब देखो 19 और 14 कितने हुए 33, व्यंजन कुल कितने हुए 33, 13 और 20 कुल कितने हुए 33। वैसे जो स्वर रहते हैं वो स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना, और सभी स्वर जो है सघोष होते हैं, ये ध्यान रख लेना। सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं। समझ में आ गया ना। क्या पहला तीसरा पांचवा, ये तो पता होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, ठीक है ना। और य र ल व, पहला तीसरा पांचवा य र ल व। है का हमेशा ध्यान रखना है इधर ही आएगा, इसको सारणी को ऐसे लिखना है हमेशा इधर ही आएगा, इस साइड में है हमेशा इस साइड में ही आएगा, इस साइड में मतलब इधर रहेगा, इधर नहीं रहेगा। इसलिए आप जैसे ही इसको ऐसे लिख दोगे ना, अल्प प्राण और अघोष, इतना लिख दो आप, अल्प प्राण और अघोष। अल्प प्राण ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए 1 3 5, और उसके बाद उसी क्रम से 1 3 5 के बाद क्या होता है, शुरू से शुरू करो ना, य र ल व, क्योंकि 1 से 5 का मतलब क्या है, मैं तक के तो हमने काउंटिंग कर लिए, ठीक है ना, मैं तक के तो काउंटिंग कर लिए हमने। तो 1 3 5 और य र ल व, और उसके बाद 19, और उसके बाद पहला दूसरा श और स, ठीक है ना। ये हो गया इस तरीके से अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये इतने ही भेद है, ठीक है ना। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार के ट्रिक वगैरह देखने के लिए संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, किस नाम से, संकुल मार्गदर्शन के नाम से, उससे जरूर ज्वाइन करें। और उसके अलावा ये अपने नंबर है 63 771 24 802, इस पर जरूर मैसेज करें। आपकी किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट और लाइक कर देना, साथ साथ में शेयर कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना।